I welcome all of you in the video lecture 12 on multiple choice question in the subject of financial management. So the paper is of June 2012 and paper 3 UGC NET JRF Commerce examination. So the first multiple choice question is the conflict in project ranking in capital budgeting as per net present value and IRR may arise because of. So the conflict between two approaches of capital budgeting, one is net present value, another is IRR. Both techniques are based upon टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट. तो इन दोनों टेक्निक्स के बीच में प्रोजेक्ट रैंकिंग को लेके किस प्रकार का कन्फ्लिक्ट है और उस कन्फ्लिक्ट का के रीज़न क्या है, किस कारण से प्रोजेक्ट रैंकिंग में एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है एज अंडर दी एनपीवी एंड आईआरआर अप्रोच. तो तीन इसमें मेन कारण बताए हुए हैं: साइज डिस्पैरिटी, टाइम डिस्पैरिटी एंड लाइफ डिस्पैरिटी. सो करेक्ट आंसर इज फॉर ऑल ऑफ द अबव. सो एक्सप्लेनेशन देखिए आप. डिफरेंट रैंकिंग गिवन बाय एनपीवी एंड आईआरआर मेथड टू वेरियस प्रोजेक्ट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. पहले आपको ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब एक प्रोजेक्ट दूसरे का कॉम्पिटिटर होता है. ओके तो यदि हम एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दूसरे प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट करेंगे. ओके तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आर कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स. ओके तो इसमें तीन कारण मेन बेसिकली दिए गए हैं: साइज डिस्पैरिटी प्रॉब्लम, टाइम और अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइफ या लाइव्स. साइज डिस्पैरिटी प्रॉब्लम कब पैदा होती है? जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट इज़ डिफरेंट. मान लीजिए एक प्रोजेक्ट एक्स है, दूसरा प्रोजेक्ट वाई है. प्रोजेक्ट एक्स में हमने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया और प्रोजेक्ट वाई में हमने 2,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया. तो ये आपका साइज डिस्पैरिटी है क्योंकि स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों में अलग अलग है. टाइम डिस्पैरिटी राइजेज व्हेन कैश फ्लो पैटर्न ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट इज डिफरेंट. प्रोजेक्ट एक्स का इकोनॉमिक लाइफ टोटल 5 साल है, प्रोजेक्ट वाई का भी इकोनॉमिक लाइफ टोटल 5 साल है. प्रोजेक्ट एक्स में कैश जो इनफ्लो है वो पहले और दूसरे साल के दौरान होता है, तीसरे चौथे और पाँचवें साल में कोई भी कैश इनफ्लो नहीं होता. प्रोजेक्ट 5 में मान लीजिए पहले और दूसरे साल में कोई कैश इनफ्लो नहीं है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ईयर में ही कैश इनफ्लो मिल रहा है. तो प्रोजेक्ट एक्स में अर्लियर ईयर्स में पैसा आ रहा है और प्रोजेक्ट वाई में लेटर ईयर्स में पैसा मिल रहा है. तो इसलिए ये टाइम डिस्पैरिटी होती है. लाइफ डिस्पैरिटी राइजेज व्हेन प्रोजेक्ट हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेड लाइव्स. प्रोजेक्ट एक्स का इकोनॉमिक लाइफ 5 साल, प्रोजेक्ट वाई का इकोनॉमिक लाइफ 7 ईयर्स. तो ये वेरियस रीजन्स हैं बेसिकली तीन. ये याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है: टाइम, लाइफ और साइज. ओके सो दिस इज इट वाज द क्वेश्चन 1. सेकंड देखिए, द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज रिफ्लेक्ट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ईपीएस टू चेंजेज इन ईबीआईटी. ओके तो इसमें दो वेरिएबल हैं आपका, वन इज अर्निंग पर शेयर, सेकंड इज ईबीआईटी. तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. ओके तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ईपीएस. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ईबीआईटी. सो जब ईबीआईटी में एक गिवन परसेंटेज चेंज होता है, मान लीजिए 1% चेंज इन ईबीआईटी, तो व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी. तो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है यूज ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट इन दी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म. ओके सो जब आप डेट कैपिटल यूज करते हैं या बोरोड कैपिटल यूज करते हैं तो उसकी वजह से एक इंटरेस्ट के रूप में फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज जो है कंपनी को बियर करना पड़ता है. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज रिफ्लेक्ट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ईपीएस टू चेंजेज इन ईबीआईटी. एक्सप्लेनेशन देखिए, रूल क्या है कि जब when a percentage change in EPS resulting from a given percentage change in EBIT. ओके
मान लीजिए 1% चेंज इन EBIT एंड 1.5% चेंज इन EPS, और ये जो EPS में चेंज है वो EBIT के परसेंटेज चेंज से ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा है 1.5% ग्रेटर देन 1%, तो फाइनेंशियल लिवरेज एग्जिस्ट्स। ओके, तो दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। थर्ड क्वेश्चन है द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, जिसको आप KO बोलते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ डेट, दिस इज द KD, remains constant for all degrees of financial leverage is advocated by net operating income approach। तो इसका डायग्राम आप देख लीजिए, तो ये आपका होता है KD और ये होता है आपका KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, OX एक्सिस पर आप लिवरेज और OY एक्सिस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो जब आप लिवरेज का यूज करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसलिए वो एक हायर रेट से डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द कंपनी। ओके, तो NOI अप्रोच गिवन बाय डेविड ड्यूरेंट to the valuation of the firm argues that overall capitalization rate of the firm remains constant, so this KO remains constant for all degrees of leverage। ये चाहे आप इतना लीवरेज है या ये लीवरेज है और हायर लीवरेज, एंड द डिवीजन या स्प्लिट ऑफ कैपिटलाइजेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी इज नॉट ए सिग्निफिकेंट। ओके, तो लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट रेलिवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म एज पर दिस अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not included in the assumptions on which Maron Gordon proposed a model on stock valuation। ओके, तो ये assumptions के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो गॉर्डन मॉडल एंड स्टॉक वैल्यूएशन की क्या assumptions हैं। तो बेसिकली retained earning is the only source of finance, this is one assumption। tax do not exist, second assumption। constant rate of return on firm investment। ओके, सो जो ROI है या R जो है rate of return on firm investment is constant। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड, फाइनाइट लाइफ ऑफ द फर्म। तो ये मॉडल जो है वो इनफाइनाइट लाइफ ऑफ द फर्म को एक मेजर असम्पशंस के रूप में कंसीडर करता है, लेकिन यहाँ पर एक कंपनी का जो इकोनॉमिक जो लाइफ है वो निश्चित दिया गया है, फाइनाइट है। ओके, बट ये होता क्या है, इनफाइनाइट लाइफ पीरियड ऑफ द फर्म। ये देखिए लास्ट की एक्सप्लेनेशन, द फर्म हैज ए परपिचुअल लाइफ। ओके, तो फर्म कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन इट्स लाइफ। ओके, तो फर्म इज़ ऑल इक्विटी फर्म, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज यूज्ड, और पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो किससे अरेंज किया जाता है, रिटेन्ड अर्निंग से। तो पहला अजम्पशन करेक्ट है। आर इज कॉन्स्टेंट मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इंक्रीजेज विद रिटेंशन रेट। ओके, तो इसकी ये अजम्पशंस हैं। ओके, तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग फैक्टरिंग सर्विसेज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड कॉमर्शियल पेपर। ओके, तो फैक्टरिंग सर्विसेज इज रिलेटिंग विद रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एंड कॉमर्शियल पेपर इज रिलेटिंग टू द वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि फैक्टरिंग सर्विसेज इन इंडिया डील्स विद बिजनेस ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। ओके, तो मान लीजिए जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ वर्किंग एज ए फैक्टर, और मान लीजिए देर इज़ ए अनदर कंपनी टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड क्या कर सकती है, अपने जो रिसीवेबल्स हैं उनको सेल कर सकती है, किसको, SBI फैक्टर्स को। तो SBI फैक्टर्स विल मैनेज द रिसीवेबल्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड, और रिसीवेबल्स के बदले में SBI जो फैक्टर है वो टाटा मोटर्स को कुछ पेमेंट करेगा। ओके, मान लीजिए 80%, 85%, तो वी कॉल इट फैक्टरिंग फाइनेंसिंग अगेंस्ट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। EOQ इज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का रिलेशनशिप जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ है। और लास्ट है आपका कॉमर्शियल पेपर, द मेन सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग नेमली ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, कॉमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड फैक्टरिंग। तो कॉमर्शियल पेपर इज ए सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। ओके,
So thank you very much.